नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल के पेपर को ध्यान में रखकर एक मॉक सीरीज़ शुरू की है हमने, ठीक है। तो इस मॉक सीरीज़ में क्या होगा कि हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तरीके भी जानेंगे, बेसिक क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है और उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को 15 से 20 सेकंड में बना सकते हैं। बट पहले मैं आपको इससे बेसिक से बताऊँगा, फिर क्या करेंगे, इसे ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 16 sin थीटा प्लस 63 cos थीटा बराबर 65 है, तो आपसे पूछ लिया कि 64 कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आइडेंटिटी को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं इसका एक्सपेंशन करना चाहूँ तो इसी को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और या कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 65 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे भी करना पड़ेगा और यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या बन गया, यहाँ से इसे हटा के मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर इसका कंपैरिजन मैं इसके साथ कर दूँ तो तुम बोलोगे सर साइन थीटा बराबर 16/65 होगा और कॉस थीटा बराबर 63/65 होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि देखो कंपैरिजन करने से हमें पता चला कि साइन थीटा यहाँ पे, साइन थीटा यहाँ पे, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता ये साइन थीटा की वैल्यू ये वाली होगी? क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी से हमने प्रूव किया है कि यहाँ पे 1 आना चाहिए जो कि इसके बराबर है कि नहीं। तो साइन थीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई, तो मुझसे वैल्यू किसकी पूछी है, इसकी। तो यहाँ लिख लेता हूँ 64 कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 64 गुणा कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो तुम बोलोगे सर साइन थीटा अगर 16/65 है तो कोसेक थीटा जस्ट उल्टा होता है, यानी कि 65/16। 16 एकन 16 से ये 4 बार डिवाइड हो गया, 4 का मल्टीपल इसमें कर दूंगा, 6 चौक 24, 4 पर 29, यानी कि 260 इस सवाल का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो चलिए इस सवाल की ट्रिक क्या हो सकती है वो जान लेते हैं। पेपर में तो ऐसे करेंगे नहीं, बट इसलिए हमने जान लिया कि कॉन्सेप्ट भी थोड़ा पता रहना चाहिए हमें। और थोड़ा मिटाने में इसको टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे, ठीक है। देखिए एक पेन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यही वाला ले लेते हैं। अब मुझे बताओ, ये लिख रहा था 60 साइन थीटा प्लस 63 कॉस थीटा डिवाइड बाई 65। आपको पता होगा ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको बेसिक वीडियो देखनी चाहिए। फिर आपको 16, 63 और 65 ये ट्रिपलेट हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा होता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी कि 65। और मैं बेस किसे मानूंगा, मैं मानूंगा 63 को, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो ये बेस के मल्टीपल में तो ये 63 आ गया, और परपेंडिकुलर यानी कि मैं पी की बात करूँ तो ये होगा तुम्हारा 16। अब मुझे पता है कि 64 कोसेक थीटा की मुझे अगर वैल्यू चाहिए तो 64 कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और कोसेक थीटा मुझे पता है कि हाइपोटेनस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर होता है। तो ये 65 और ये तुम्हारा 16 हो गया। ये कितने वाले मल्टीपल हो गया, 4 बार। 4 का इसमें मल्टीपल कर दूँ तो 6 चौक 24, 4 पर 29, यानी कि 240 इस सवाल का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गया, बट बेसिक से भी पता होना चाहिए, ट्रिक भी पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, आप इसे बनाइए। ये कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, तो आपसे पूछ लिया कि x की पावर 2020 प्लस y की पावर 2020 का मान क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है।
अब देखो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली है कि ये मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपको पता होगा कि बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबने पढ़ा होगा, तो ये बन गया आपका बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मुझे सेकंड पक्ष में मेरे, ठीक है, यहाँ पे अगर 0 है और मुझे 0 लाना है तो मेरे पास एक ही कंडीशन बचती है कि अगर मैं इसकी वैल्यू 0 ले आऊँ और इसकी वैल्यू 0 ले आऊँ और अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ही मेरा 0 आ जाएगा, या फिर मैं ऐसी वैल्यू ले आऊँ कि ये दोनों आपस में कट जाएँ तब भी 0 बन जाएगा। बट वो करना पॉसिबल है नहीं, कर सकते हैं बट इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने क्या करा, इसके बराबर 0 रख लिया, इसके बराबर 0 रख लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 के बराबर। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता यहाँ से कि x बराबर आपका 0 होगा और y प्लस 1 बराबर कितना होगा 0, तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी -1। अब मुझे बताओ कि मैं अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो x की वैल्यू 0, 0 की पावर 20 प्लस y की वैल्यू -1 है और यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो 20, ये 0 बन गई और ये अगर पावर इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा यानी कि 1, तो बराबर कितना हो गया, तुम कहोगे सर 1, और 1 इस सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। पेपर हमेशा इजी आ जाता है, बस आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी कि पेपर में आपको सोचना नहीं पड़े कि मैं कौन सा लॉजिक लगाऊं, क्या करूं, बट आपको सवाल देखना है और उसके सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखो बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ा कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। ट्रेन का सवाल है और ऐसे सवाल अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ये दे रखा है एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है 720 मीटर, ठीक है, 720 मीटर दे रखी है। अब ये कह रहा है कि इसकी लंबाई से दुगने प्लेटफॉर्म को पार करने में 96 सेकंड अधिक का समय लगता है। यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से तुम देखकर बता सकते हो कि 720 इसकी लंबाई और उसकी दुगनी लंबाई की प्लेटफॉर्म यानी कि 1440 होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि 720 का दुगना 1440 होगा, उसको 96 सेकंड अधिक का समय लगता है जितना वह समान गति से एक खम्भा पार करने में लेती है। तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटा में बताइए। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये 96 सेकंड का समय अधिक कैसे लगा? तो तुम बोलोगे सर इस 1440 की वजह से लगा। क्यों? क्योंकि वो 720 मीटर जब किसी उसको पार कर रही थी तो उसे कुछ समय लग रहा होगा, मान लो कि टी समय लग रहा होगा यहाँ पे, बट 96 सेकंड अधिक लगने लगा। तो 96 सेकंड ये वाली दूरी कवर की तभी तो लगा। तुम बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 1440 मेरा डिस्टेंस होगी और 96 सेकंड लगा है? 1440 डिस्टेंस को कवर करने में मेरा कितना लगा है? तुम बोलोगे सर 96 सेकंड लगा है कि नहीं? तो यहाँ से अगर मैं स्पीड बताऊँ आपको तो तुम बोलोगे सर 1440 डिवाइड बाई 96। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 12 × 8 = 96 होता है और 12 12 144 यानी 120, यानी कि 8 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो यह आएगा 15 मीटर पर सेकंड। बट हमें तो किलोमीटर पर घंटा चाहिए, तो 18/5 से मल्टीपल करेंगे। 5 से ये कितना बार? 3 बार। 3 से ये कितना करेंगे? तो 18 × 3 = 54 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। ऐसे सवाल पेपर में पूछा है, बस कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बनाइए, ये सही है, पतला हो जाता है पेन थोड़ा। ये दे रहा है कि यदि ए बी एक वृत्त की जीवा है, एक सर्किल दे रखा है, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं। एक सर्किल है ये, ठीक है। अब ए बी वृत्त की जीवा है, तो मान लो कि कोई जीवा में ये मान लेता हूँ, ये वृत्त की एक जीवा है, ए बी एक जीवा है। ये कह रहा है कि PAT ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा, एक PAT स्पर्श रेखा है, मान लो कि ये एक स्पर्श रेखा है वृत्त की, सर्किल की, जिसकी वैल्यू है ये P A और T, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एंगल BAT की वैल्यू दे रखी है कितनी? तुम कहोगे सर 70 डिग्री, और एंगल BAC दे रखा 45 डिग्री, और C वृत्त पर एक बिंदु है, यानी C वृत्त पर एक बिंदु है BAC,
सी, मान लो कि सी एक बिंदु है यहाँ पे, सी एक बिंदु दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और इस एंगल की माप कितनी दे रखी है, तुम बोलोगे सर 45 डिग्री दे रखी है। तो आपसे पूछ लिया कि बताओ एंगल ए बी सी की माप बताओ, ए बी सी की माप, इस वाले एंगल की माप पूछी है और मैं इस वाले एंगल को एक्स मान लेता हूँ, एक्स कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होगी, अगर पता होगी कि मुझे आप बताओ कि ये 70 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, बट आपने पढ़ा होगा कि जब एक रेखा पर एंगल बनता है तो वो 180 की डिग्री के बराबर होता है कि नहीं होता। फर्स्ट थ्योरम है, जब भी आप ट्रायंगल शुरू करेंगे तो वहीं आपको मिल जाता है ये। तो ये 70 डिग्री, ये 45 डिग्री, दोनों मिलकर कितना हो गया, तुम बोलोगे 70 + 45 डिग्री हो गया तुम्हारा 115। तो क्या तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि सर ये वाला कितना होगा, तो तुम कहोगे सर 65 डिग्री होगा कि नहीं होगा। बट आपने एक थ्योरम और पढ़ी होगी कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, यानी एकांतर खंड वाली थ्योरम। और ये थ्योरम क्या कहती है कि ये वाला एंगल जो बनता है वो जस्ट बराबर होता है इस वाले एंगल के। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि x बराबर होगा 65 डिग्री के, और यही इस सवाल का आंसर है। तो अगर आपको ये थ्योरम पता होगी तो आप, मुझे नहीं लगता इस सवाल में 5 से 10 सेकंड का भी समय लोगे। अगर आपको थ्योरम नहीं पता है तो फिर आपको टाइम लग सकता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो आपको क्या करना है कि जितनी भी थ्योरम आपने पढ़ी होंगी या फिर आपने कहीं लिखी होगी, नोट्स बनाए होंगे, तो वहाँ पे आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए, और वरना मैं एक क्लास ले लूँगा, वहाँ पे आपको बता दूँगा सारी थ्योरम कैसे प्रूफ के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बनाइए, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का दे रखा है। ये दे रखा है कि तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 28 रुपये 35 पैसे है। यदि ब्याज की दर 5% है तो धनराशि बताइए। ब्याज की दर दे रखी है 5%, थोड़ा कलर ले लेते हैं दूसरा, है ना। ब्याज की रेट दे रखी है 5%। 5% की बात करूँ तो तुम बोलोगे सर 1/20 होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 3 साल की बात चल रही है, तो मैं क्या करूँगा, कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं मान लेता हूँ कि 20 का क्यूब अगर मैं लगाऊँ तो तुम बोलोगे सर 8000 होगा, मतलब 8000 रुपये होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि 8000 रुपये मेरा प्रिंसिपल होगा। अगर 5% की रेट से मैं बात करूँ तो तुम बोलोगे सर 1/20 होता है, तो इसका 1 साल के लिए जो ब्याज मिलेगा वो 400 रुपये मिलेगा। अगली साल की मैं बात करूँगा तो तुम बोलोगे सर 400 तो मिलेगा ही मिलेगा, बट 400 का, इस 400 का 1/20 और मिलेगा, यानी कि 20 और मिलेगा, ठीक है। और आगे मैं बात करूँ तीसरी साल की, तो तुम बोलोगे सर ये वाला पूरा हिस्सा तो मिलेगा ही मिलेगा, 400 + 20 तो मिलना ही मिलना है, बट इस 400 और 20 का 1/20 और मिलेगा, यानी कि 400 का 1/20 तुम बोलोगे सर 20, और इस 20 का 1/20 तुम बोलोगे 1, ठीक है। अब तो मुझे यहाँ देखकर एक चीज़ बताइए कि 2 साल का और 3 साल का कितना ब्याज मिल गया। तो तुम बोलोगे सर 2 साल की मैं बात करूँ तो 1 साल, और 2 साल की मैं बात करूँ तो टोटल दूसरी साल और तीसरी साल डिफरेंस आया ना मेरा, तो वो ये आया। अरे क्या, ये थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। आपको पता रखना है कि 20 और 21 आ गया। अब 21 कैसे आया, क्योंकि मुझे पता है कि दूसरी साल ये 420 है और ये 420 है, अतिरिक्त कितना मिल रहा है, तो बोलोगे सर 20 + 1 मिल रहा है तीसरी साल में, दूसरी साल के। और इससे मैं कंपैरिजन करा तो मुझे 20 + 1 यानी 21 ही तो ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 21 की वैल्यू ही 28 रुपये 35 पैसे है। अगर 21 28 रुपये 35 पैसे है तो यहाँ से मैं अगर 30 यानी 7 से डिवाइड कर दूँ, ये हो क्या रहा है, थोड़ा सही, 7 से डिवाइड करूँ तो ये 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28, 0 7 पन्ना 35, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तुम बोलोगे सर 3 1 3, 3 3 9, 5 15। अगर ये एक यूनिट 1.35 के बराबर और मुझे 8000 यूनिट चाहिए, क्योंकि धनराशि पूछी है, धनराशि मैंने यहाँ पे कितनी मानी, 8000 यूनिट। तो 8000 का यहाँ पे मल्टीपल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर गुणा करूँ तो 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28 की 8 हासिल 2, 8 1 8 और 2 10, यानी कि 2 0, यानी कि ये कितना हो गया, आंसर आ गया मेरा 10,800 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ये आपको समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इसे आप बनाइए। देखिए आप इसे फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, बट मैं 100 मान के बना देता हूँ, आसान रहेगा। ये कह रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर बी को बेचता है, यानी कि ए कोई लड़का है, ये बी को एक वस्तु दे रहा है और बी है वो सी को एक वस्तु दे रहा है, यानी वही वस्तु। ये क्या कर रहा है कि 100 की इसने कोई मान लेते खरीदी होगी, तो बी को कितने में दे रहा है, 20% लाभ पर। तुम बोलोगे सर 100 + 20 में दे रहा है कि नहीं। इसका मतलब यही हुआ। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि परसेंट निकालने में थोड़ा आसान हो जाएगा। बी ने क्या करा कि ए से जो वस्तु खरीदी है वही वस्तु किसे बेच दी है, इसने सी को बेच दी है। अब ये 100 की खरीद के लाया, ये 100 + 20 की यानी कि 120 की। अब ये इसने क्या करा कि इसको 25% लाभ पर इसको बेच दी, यानी इस पे 25% का अगर प्रॉफिट निकालूं तो तुम बोलोगे 100 का 25% तो 25 होगा, प्लस और 20 का 25% 5 होगा, 25 दूनी 50, 5 होगा। ठीक है, तो इसने इस बी ने इस टोटल वस्तु को सी को कितने रुपए में बेचा है, तो तुम बोलोगे सर 100 120 और 25 और 5 30 यानी कि 150 रुपये में। कितने में बेचा है, 150 रुपये में। 150 रुपये में, यानी कि मेरे हिसाब से तो 150 में बेचना चाहिए था, बट इसने क्या करा कि इसे 255 रुपये में बेचा है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 150 ही 255 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगे सर 255 डिवाइड बाई 150। अब ये पूछा है कि ए का सीपी बताइए। ए का सीपी यहाँ पे कितना था, 100, तो 100 से गुणा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। 100 से गुणा करूँगा तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 से यहाँ डिवाइड कर दूँ, 3 8 24 और 5 15, यानी कि 85 दूनी कितना हो गया। तुम कह गए सर ए का सीपी हो गया ना वो 85 दूनी 170 रुपये होगा, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो पेपर में अक्सर करके इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, बट आप क्या करते हैं कि कठिन सवालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। कठिन सवाल पेपर में कभी पूछता नहीं है। कठिन पूछेगा क्यों, क्योंकि पेपर ही तो तुझसे दिलवाना है, तो सरल ही पूछ लेगा वो। बट आप कठिन पढ़ोगे तो कठिन पढ़ने से होगा कुछ नहीं, बस बाहर हो जाएंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला बनाइए। ये दे रहा है कि ABCD 9,800 रुपये इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए और बी, यानी कि ए और बी हैं, और सी और डी दोनों से तिगुना अधिक प्राप्त करता है। ये सी और डी मान लेता हूँ, इनसे 3 गुना ज़्यादा ये प्राप्त करता है। ये कितना ज़्यादा प्राप्त करता है, 3 गुना ज़्यादा। ठीक है, ये लाइन कंसीडर कर लेते हैं हम। अब ये देखो इसमें क्या करा है, 3 गुना अधिक प्राप्त करता है। अब 3 गुना अधिक का मतलब आप ये मत कर देना कि इसने 1 करा तो 1 का 3 गुना 3 हो गया, फिर प्लस 1 करेंगे 4 कर देंगे, बट यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में अगर इसे हम पढ़ना चाहेंगे तो मैंने इसे इंग्लिश में पढ़ा था तो मोर देन 3 नहीं बोला था, उसने बोला था कि ए एंड बी थ्राइस ऑफ सी एंड डी। ठीक है, 3 गुना है। अब मुझे बताओ कि ये दे रहा है कि बी सी से 4 गुना अधिक है। देखो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, बी है सी से 4 गुना अधिक है, तो अगर ये 1 होगा तो ये 4 होगा। ठीक है, और ये कह रहा है सी डी के भाग से 1.5 गुना अधिक है, यानी कि जो सी है तुम्हारा डी से 1.5 गुना अधिक है, यानी कि अगर ये 2 होगा तो ये 3 होगा, इसका मतलब ये तो होगा 1.5 गुना हो गया। अब तो मुझे यहाँ देखकर बताओ कि यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं कंपैरिजन रेशो करना चाहूँ तो तुम बोलोगे सर यहाँ 3 से गुणा कर दूँ तो 3 और यहाँ पे हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ से अगर सी और डी का रेशो निकालूंगा तो तुम बोलोगे सर ये सी और डी का रेशो तो 3 और 2 का आ गया, और बी का रेशो कितना आया, तुम बोलोगे सर 12 आ गया। तो ए का रेशो कितना होगा। अब ए का रेशो निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि ये कह रहा था कि जो ए प्लस बी है ना वो सी प्लस डी से 3 गुना अधिक है, तो तुम मुझे बताओ ये कितना है, 5 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 15 होगा। होगा कि नहीं होगा। अगर 5 है और ये 15 है, और तुम मुझे बताओ अगर बी की वैल्यू 15 है तो ए की वैल्यू नहीं बता सकते तुम, कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 12 और 3 15, 3 और 2 5, इसका 3 गुना 15। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे पता चल गई कि ए का रेशो 3, बी का रेशो 12, सी का रेशो 3 और डी का रेशो 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर मैं निकालूँ तो 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी आ गई, तुम बोलोगे सर 20 की वैल्यू है 9800। और तुमसे पूछे ए का हिस्सा बताओ तो ए की वैल्यू कितनी होगी, तुम कहोगे सर 9800 डिवाइड बाई 20 गुणा 3, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 3,
देखो 0 से 0 हटा देंगे, 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2 चौक 8, 2 ने 18, 2 490 और 3 से इसे कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तुम बोलोगे 0, 3 ने 27 के 7 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 1470 रुपये इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बनाइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दे रहा है कि अमित 50,000 रुपये की बाइक को 5% के लाभ पर नीरज को बेचता है। यानी अमित ने 50,000 की कोई बाइक खरीदी है और इसने किसे बेच दी है, 5% के प्रॉफिट पर नीरज को बेच दी है, नीरज को बेच दी है। बट कोई ख़रीदने के बाद चीज़ें हमेशा कम में ही बिकती हैं, इसने महंगी बेच दी तो शायद अच्छा ही काम करा होगा। तो इसका अगर मैं 50,000 का 5% निकालूँ तो तुम देख के ही बता सकते हो, 25 यानी कि 2500 होगा कि नहीं होगा, सही बात है 2500 होगा। अब इसने बताओ मुझे कि 50,000 की बाइक 2500 के प्रॉफिट से कितने में बेची होगी, तुम बोलोगे सर 52,500 में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नीरज 2% की हानि पर इसे अमित को बेच देता है और ये क्या करता है कि इसे 2% की हानि पर किसे बेच देगा, अमित को बेच देगा। तो परिणाम बताओ, तो परिणाम क्या होगा, अगर मैं इसका 2% निकाल दूँ तो तुम बोलोगे सर इसका 2% होगा, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10 यानी कि 1050 होगा, 1050 रुपये। अब परिणाम पूछा तो 1050 होगा, बट ऑप्शन में 1050 दो जगह दे रखा है, प्रॉफिट और लॉस पे। तो 1050 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, किसे होगा, इसे होगा, क्योंकि जिसने हानि पर इसने इसको बेची है तो इसे तो वो 1050 रुपये मिले होंगे ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नहीं, चलो यहाँ से लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन ये बनाइए। चलो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बनाइए। चलिए बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेन थोड़ा चेंज करते हैं। चलो ये वाला कलर लेते हैं इस बार। ये कह रहा है कि अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए चिड़ियाघर प्राधिकरण ने प्रत्येक टिकट पर 20% की छूट देने की घोषणा की। ठीक है, जिससे इसकी कीमत 39 रुपये है। इस कारण टिकटों की बिक्री में 32% की वृद्धि हुई, तो आगंतुकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले कुछ लोग आ रहे होंगे और जैसे ही 20% की वृद्धि हुई, छूट करी उसने, तो क्या करा कि उसमें वृद्धि हो गई, आगंतुक बढ़ गए, तो ये रेवेन्यू बढ़ा आपका, तो संख्या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये पूछा है आपसे। तो एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से टोटल आपको रेवेन्यू की बात करूँ, टोटल रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, तो तुम बोलोगे सर टोटल रेवेन्यू मिलता है कि नंबर ऑफ विजिटर्स हो मल्टीपल यहाँ पे रेट दे रखा हो तो टोटल रेवेन्यू होगा। ठीक है, अब देखो इसी कंडीशन को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब बताओ 20% की छूट दी उसने, यानी कि रेट की मैं बात करूँ तो 20% का मतलब सबको पता है 1/5 होता है कि पहले अगर 5 रुपये टिकट थी तो बाद में 4 रुपये होगी, सही बात है, तुम बोलोगे सर बिल्कुल। और मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो तुम बोलोगे सर टोटल रेवेन्यू की बात करूँ, बिक्री में वृद्धि हुई है ना, तो रेवेन्यू 32% बढ़ा, यानी कि 100 की चीज़ है वो अब 132 रुपये मिलने लगे, यही तो बात है। अब मुझे बताओ रेवेन्यू ये 100 है, रेट मेरा 5 है, यहाँ से नंबर ऑफ़ विजिटर्स मैं निकालूँ तो तुम बोलोगे टोटल रेवेन्यू डिवाइड करूँगा मैं रेट से, तो यहाँ से नंबर ऑफ़ विजिटर्स की संख्या आ जाएगी। नंबर ऑफ़ विजिटर्स से 5 का भाग इसमें लगाऊंगा तो कितना बचा, तुम बोलोगे सर 20। और यहाँ की मैं बात करूँ तो 4 का भाग इसमें लगाऊँ तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब देखो पहले विजिटर्स 32 थे, अब विजिटर्स कितने हो गए, 33 हो गए, तो कितने बढ़े, तुम बोलोगे सर 33। डिवाइड कर दूंगा 20 से, कितने पे, 20 पे, मल्टीपल 100, आपको परसेंट पूछा है तो 20 पंजे 100, 13 पंजे 65% इस सवाल का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बट कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इस 39 रुपये का तो यूज हुआ ही नहीं, तो ये आपको बस गुमराह करने के लिए दिया है,
कि आप इसमें भटक जाएं, बट आपको भटकना नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है और आपको सवाल को आसानी से बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी थोड़ा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला कहाँ गया। अगला क्वेश्चन निकालते हैं, हमने कौन सा, ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉरी थोड़ा सा, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार सीपी पर दूध बेचता है, लेकिन उसमें पानी मिलाता है और 45% का प्रॉफिट कमाता है। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। ये कहना ये चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इसने कुछ दूध खरीदा, मान लो सीपी पर कोई दूध खरीदा होगा इसने, सीपी मतलब कोई दूध खरीदा, और इसने दूध को सीपी पर ही बेच दिया। अब उसने दूध को सीपी पर बेच दिया तो वैसे तो प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था, बट इसको फिर भी प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कितना हो गया, तुम बोलोगे सर 45% का। 45% का ये प्रॉफिट हुआ कैसे, तो तुम कहोगे सर जो पानी मिलाया ना उसने, उसकी वजह से हुआ है। तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, तो इसने ये बोला है कि मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, कितने % वाटर है, तो 45% का मतलब क्या होता है। तुम कहोगे सर 5 में 45, 9/20। ठीक है, तो क्या यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 20 मेरा सीपी होगा, यानी 20 लीटर दूध में से 9 पानी मिलाया है, तभी तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो पानी कितना मिलाया, 9। अब मिक्सचर कितना हो गया, 20 और 9 29 मिक्सचर हो गया। परसेंट पूछा है, डिवाइड कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे 100 से। तो अगर इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ गया 900/29। 29 से मैं डिवाइड करूँ तो ये 87, यानी 3 बार गया, 87 बचा 3 हो गया, 3 बचा 30 हो गया। 29 एक 29, यानी कि 31.31% के अप्रॉक्सीमेट आएगा, और यही इस सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है पेपर में, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, फिर भी मैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए आपको बता ही दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन। ये दे रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, एक समबाहु त्रिभुज है, छोटा सा ही बना लेते हैं, इसका शीर्षलंब है, शीर्षलंब आपका यही होगा। ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है कितनी, यानी h बराबर कितना दे रखा है, तुम बोलोगे सर 20√3, और ये 20√3 किसके बराबर है, तो आप सबको पता है कि ये √3/2a के बराबर होता है, क्योंकि इसकी हाइट की लंबाई कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, √3/2a। तो √3 से ये कट गया, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, तुम बोलोगे सर 40 आ गई। a मेरा 40 है, यानी कि मुझे साइड पता चल गई। अब एरिया मुझे चाहिए, तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो होता क्या है, √3/4a²। अब √3/4, a की वैल्यू 40 और ये 40, तो देखो 4 से ये कितना 10 बार, 10 चौक 400, यानी कि 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला बनाइए। अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़े लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि एडवांस मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे कि बहुत बच्चे डरते हैं इसे पढ़ने से, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि एडवांस मैथ इतना हाई है नहीं जितना हम सोचते हैं। ये कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसे ऐसे बना लेते सही सा, चलो बन गया तो ऐसा बन जाने दो। अब समलंब चतुर्भुज है, यानी कि ABCD, ठीक है, ये दे रहा है AB बराबर 40, ये 40 दे रखा है, और CD बराबर दे रखा है 30। तो क्या मुझे बताओ, यहाँ से अगर मैं इसे डाल दूँ हाइट को, तो तुम बोलोगे सर ये 40, यानी ये यहाँ तक 30 है,
तो ये 5 बचेगी और ये 5 बचेगी, ठीक है। यदि समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 420 दे रखा है, यानी कि एरिया मुझे कितना दे रखा है, तो तुम बोलोगे सर एरिया दे रखा है 420, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 कोष्टक में AB प्लस CD मल्टीपल H, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे बताया कि 40 ही है और ऊपर कितना है 70, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से कितने बार गया 7 6 42, तो H बराबर यानी कि हाइट मुझे यहाँ से पता चल गई 6 दूनी कितना होगा 12 सेंटीमीटर। अगर हाइट मुझे पता चल गई ये 12 है, कितनी है हाइट 12 है, ठीक है, और मैं यहाँ से बिकट की लंबाई मुझसे पूछी है, तो मैं अगर बिकट डाल दूँ तो कितना होगा AC होगा, AC बिकट है मेरा, पूछा है मुझसे। तो मुझे पता है कि ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 और ये कितना 35, तो 35 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और ये AC बराबर होगा तुम्हारा 35 का स्क्वायर कितना होता है 5 25 और 4 1225 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अगर इनका योग कर दूंगा तो ये कितने के बराबर होगा, तुम बोलोगे सर 5 और 4 9, 4 और 2 6, 12 और 4 12 और 1 13, 1369। और इसे में अगर इसका किसके वर्गमूल का बराबर होता है तो तुम बोलोगे सर 37, और 37 सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ आया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाइए। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक बार बनाइए आप। ये कह रहा है कि दो पाइप A और B टंकी को, यानी कि A एक पाइप है, A एक पाइप है, ये टंकी को भर रहा है 56 मिनट में, और B एक पाइप है, ये टंकी को भर रहा है 63 मिनट में। तो दोनों अगर मैं काम की टोटल काम की बात करूँ तो तुम बोलोगे सर यानी कि 63 और ये 8 7 से होता है, यानी कि 8 और बच गया, 7 ने 63 8 कॉमन बच गया, ठीक है। अगर अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ थोड़ा आसान बनाने के लिए कि 9 गुणा 7 गुणा 8, जिससे कि आपको कैलकुलेशन से थोड़ा बच जाओ आप, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 56 यानी कि ये 56 है, और ये इसमें अगर डिवाइड कर दूँ तो 8 7 56, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 9। 63 से डिवाइड करूँगा तो तुम बोलो 9 7 63, एफिशिएंसी कितनी आएगी 8, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 9 और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 8। बट थोड़ा सा सवाल को इसने घुमाया, इसने बोला कि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है लेकिन 9 मिनट पहले टंकी पूरी तरह से भर जाती है। यदि पाइप बी बंद कर दिया जाए, यानी कि 9 मिनट पहले जब टंकी भर जाती है तो पाइप बी को बंद कर दे रहे हैं, ये सवाल में दे रखा है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब मुझे बताओगा 9 मिनट पहले मैंने पाइप बी को बंद कर दिया तो 9 8 72, ये 72 काम करता। बट हमने क्या करा कि ये टोटल काम कितना हो गया। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, अब कितना काम करना पड़ेगा, तुम बोलोगे सर 9 गुणा 7 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 9, 72 को ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं 8 कॉमन ले लूँ तो तुम बोलोगे सर 9 7, यानी 8 कॉमन ले लिया मैंने तो 9 7 63 प्लस 9, यानी कि ये आ गया तुम्हारा 8 मल्टीपल 72, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया मेरा, तो टोटल काम हो गया 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, यानी 576। टोटल वर्क मुझे पता चल गया 576 होगा, यानी कि पहले इतना था। अब ये जब ये 9 मिनट पहले छोड़कर चला गया तो 9 8 72 काम और करता, तो टोटल वर्क कितना हो गया। अब पूरा काम कितना करना पड़ेगा, इतना। कितने की एफिशिएंसी से करना पड़ेगा, टाइम हमसे पूछा है, तो तुम बोलोगे सर 576 वर्क है, और अब ये एफिशिएंसी 9 इसकी और 8 इसकी, यानी कि 17 की एफिशिएंसी से करना पड़ेगा। 17 ती होता 51, कितना बचा, तुम बोलोगे सर 51 6 और 17 ती 51, यानी कि 33 सही 15/17 मिनट इस सवाल का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। बट कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 9 मिनट पहले टंकी भर जाती है, बट बी की हमने एफिशिएंसी, बी को इतना कम क्यों करा, बी का ये जो 9 + 8 किया ये क्यों किया, क्योंकि बी को बंद कर रहे हैं। तो बी को बंद कर रहे हैं इसका मतलब 9 मिनट पहले हम बी को बंद कर दें तो टंकी पहले ही भर जाएगी, ठीक है, टंकी पूरी भर जाएगी। इसलिए हमने बी का जो काम था 8 की एफिशिएंसी से 9 कर रहा था, ये 72 हमने और ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल ये देखिए, अगला सवाल हमारा ये रहा स्क्रीन पे, ये वाला सवाल बना। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये बच्चों को कठिन भी लगेगा बट कठिन जैसा कुछ है नहीं इसमें, बट आपको फॉर्मूला पता है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या लंबाई 8, एक बेलन है, एक बेलन दे रखा है, ये एक बेलन है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर इसकी लंबाई की मैं बात करूँ तो कितनी है, तुम बोलोगे सर 15 है। इसकी त्रिज्या कितनी है, तुम कहोगे सर 8 है, दे रखी है सवाल में। अब इसकी समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के बेलन से एक शंकु काटा जाता है, बेलन से काटा जाता है, क्या एक शंकु काटा जाता है, ठीक है। बेलन के शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो शंकु काट रहे हैं, इसका मतलब शंकु बना देते हैं हम यहाँ पे, ये शंकु बन गया, ये शंकु काट दिया गया इससे, यानी इतना भाग में हटा के अलग कर दिया, ठीक है। तो आप मुझे देख कर बताओ कि ये 8 है, ये 15 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 17 होगी मेरी, क्योंकि ट्रिपलेट से ये 17 हो गई। अब जब शंकु काट के बाहर निकाल दिया है और आपसे पूछा है कि बताइए इसके पूरा जो बच गया शेष भाग, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, कुल यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर ये शंकु नहीं काटा जाता तो मैं आराम से निकाल सकता था, ये सर 2πr/h है, 2πr/h होता और इन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया निकल गया। बट अब मुझे बताओ कि ये मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो इसका मतलब इस वाले भाग का, यानी कि ये वाला भाग इसका एरिया प्लस ये इसका एरिया, और प्लस जो भाग निकल गया है तो इसका एरिया और चाहिए अंदर वाले भाग का, जो भाग काट के निकाल दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ रिमेनिंग पार्ट का एरिया की हम बात करें, रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया होगा, तुम बोलोगे सर 2πr/h यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस πr² यानी कि जो ऊपर वाला भाग ये बच गया, ये वाला सर्किल, इसका एरिया, इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। प्लस क्या होगा, अब जो अंदर वाला जो शंकु ये काट के निकाल दिया तो ये शंकु के आकार का होगा, तो शंकु का पृष्ठ हम क्षेत्रफल निकालते तो क्या होगा, तुम बोलोगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते तो πrl होता है, πrl, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मैं यहाँ से क्या करूँ कि πr में यहाँ पे पूरा कॉमन है, तो πr में क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, और मैं यहाँ से अगर πr कॉमन ले लूँ तो तुम बोलोगे सर 2h प्लस r प्लस l, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूँ, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, r मेरी कितनी है, तुम बोलोगे सर 8 है, और यहाँ से अगर 2h मेरी कितनी है 15 है, r कितनी है 8 है, और लंबाई तिरक लंबाई कितनी है 17 है। अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो 22/7 इंटू 8, 15 और 2 30 और 8 38 और 17 38 और 7 65, 38 और 7 45 10 55 हो गया। मैं इसे सॉल्व कर लूँगा और मेरा मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको मैच कर जाएगा, तो यही इस सवाल का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बनाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी पेपर में आया हुआ है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या हो सकता है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 की पावर 65, 3 की पावर 52, 5 की पावर 39, 7 की पावर 26 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ लिख लेता हूँ 2 की पावर 65, 3 की पावर 52, 5 की पावर 39 और 7 की पावर 26। इसमें सबसे बड़ी संख्या तुमसे पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो कोई यहाँ 65 है या 52 है या 39 या 26 है, यानी कि 13 के मल्टीपल में। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 गुणा 13, 3 की पावर 4 गुणा 13, 5 की पावर 3 गुणा 13 और 7 की पावर 2 गुणा 13, ठीक है। तो ये इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ अभी, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2। अगर इसे सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा 32, ये बनेगा तुम्हारा 81, ये बनेगा 125, ये बनेगा मेरा 49। तो आप इनमें देखकर बता सकते हो कौन सी संख्या बड़ी है, तो तुम बोलोगे सर 165। सबकी पावर 13 13 बची है, अब
तो मुझे बताओ कि 125 की पावर अगर 13 हुई तो यही संख्या तो सबसे बड़ी होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 5 की पावर 39 इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यही इस सवाल का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, कुछ और क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद चीज़ें ख़त्म करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया क्योंकि पेपर में आया, तो फिर हम क्या करेंगे, करना तो हमें सारा पड़ेगा ही। ये कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 4 शेषफल बचे। तो जब न्यूनतम नंबर की बात करिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम जिसे बोलते हैं। तो 6, 7, 8, 9, 12 के एलसीएम की बात करें तो तुम बोलोगे सर 12। एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले सबसे बड़ा नंबर। अब 9 में 9 है तो 9 के फैक्टर 3 गुणा 3 आते हैं, बट 3 तो पहले ही 12 में आ चुका है, तो 1 3 बचा, यहाँ पे लिख देते हैं। 8 की मैं बात करूँ तो 4 गुणा 2 होता है, 4 इस 12 में आ चुका है, तो कितना बचा, 2, यहाँ पे लिख देंगे। 7 इस पूरे में कहीं पे भी नहीं आया, तो 7 का मल्टीपल। 6 की बात करें तो 6 दूनी 12 होता है, 6 इसमें पहले से ही मौजूद है, तो क्या आ गया आंसर हमारा, 3 दूनी 6, 12 छिंग 72 गुणा 7, यानी कि 7 दूनी 14 के 4, 7 7 49 और 1 50, यानी कि 504 आ गया। बट 504 आपका आंसर नहीं है, क्योंकि इसने ये बोला है कि वह लीस्ट नंबर क्या है, यानी कम से कम नंबर क्या है जिसे इतनी संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक बार 4 शेषफल बचे। तो अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं, अगर इसमें मैं 4 ऐड कर दूं तो क्या हुआ कि मैं जिन सारी संख्याओं से भाग लगाऊंगा तो प्रत्येक बार मेरा 4 शेषफल बचेगा, और यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ आया होगा और आपको कॉन्फिडेंस लग रहा होगा कि सवाल कितने पेपर में ईजी आते हैं। बट हम क्या करते हैं कि अपने ईगो को बचाने के लिए, ईगो को बढ़ाने के लिए कठिन कठिन सवाल करते रहते हैं, और उससे क्या होगा, कठिन सवाल पढ़ने से होना कुछ नहीं है, क्योंकि पेपर में कठिन सवाल पूछे ही नहीं जाते। पेपर में थ्योरम बेस, कॉन्सेप्चुअल, ट्रिक वाला सवाल ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ और क्वेश्चन रह गए, बस ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 1Q + 2Q + 3Q + ... 100Q का इकाई का अंक बताइए, यानी यूनिट डिजिट आपसे पूछा है। यानी कि 1Q + 2Q + 3Q + ... 100 का Q आपसे ये पूछा है। बट इसका मैं ऐसे तो निकाल नहीं सकता कि इसका सबका 1Q खोल लूँ, 2Q खोल लूँ, फिर 100 तक खोल लूँ, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि इनका पहले सम निकाल लेते हैं। और हमने पढ़ा है कि अगर 1 की पावर Q + 2 की पावर Q + 3 की पावर Q ... n तक होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने सम निकालने का। तो इसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने n + 1/2 का होल क्यूब, ये हमने पढ़ा था। सॉरी, होल स्क्वायर, क्यू नहीं होता, स्क्वायर होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तुम बोलोगे सर 100 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 + 1 101 आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे 2 से, मल्टी और स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितने बार कट गया, तुम बोलोगे सर 50 बार कट गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ 50 को गुणा अगर मैं 101 में कर दूँ तो यूनिट डिजिट तो मेरा 1 ही आना है, और 0 आना है, और 0 का मैं स्क्वायर करूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, तुम बोलोगे सर यूनिट डिजिट 0 आएगा। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 पर टिक करेंगे और यही हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बनाते हैं। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अलजेब्रा से क्वेश्चन लिया गया है। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि यदि x + 1/x, यदि x + 1/x + 1 और x + 1/x - 1 बराबर 2 है, तो x की पावर 32 + 1/x की पावर 32 की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे पता है कि a, इसे मैं मान लूँ और इसे मैं b मान लूँ, ये a है, मेरा b है, a + b और ये a - b,
ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तुम बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना 2, और इस एक को इधर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 3। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर मैं लिख सकता हूँ √3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर √3 है तो x की पावर 6 बराबर -1 होता है। ये आप याद कर लीजिए इस चीज़ को, वरना कॉन्सेप्चुअल तो जब आप रेगुलर क्लास करेंगे तो उसमें मैं बताऊँगा कैसे होता है ये सारी चीज़ें, बट आप इतना ही जान लीजिए। अब मुझे बताओ, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की पावर 32 प्लस 1/x की पावर 32 की, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 6 की पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 6 की पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर x की पावर 6 की पावर 5 6 पंजे 30 यानी कि 6 की इस x की पावर 6 बराबर -1 है और माइनस की पावर ऑड है, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम बोलोगे सर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, -x² माइनस 1/x² आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 ये माइनस। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो तुम बोलोगे सर x² प्लस 1/x² होगा कि नहीं होगा। और मुझे x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो तुम यहाँ से ही बोल दोगे सर x प्लस 1/x बराबर कितना है मेरा √3 है। तो यहाँ से अगर मैं x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 और -2 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसकी जगह क्या मैं एक वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तुम बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो माइनस यहाँ पे लगी रहा, एक वैल्यू पुट कर दूंगा तो -1 इस सवाल का सही आंसर है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर मुझे लगता है 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला कुछ एक सवाल और बचा है, बस उसके बाद चीज़ें ख़त्म करते हैं। देखो ये सवाल बनता ही है, अगर आपको थोड़ा सा भी थ्योरम पता होगा ना तो आप 1 सेकंड में बना देंगे इस सवाल को। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC का एक लंब केंद्र है, त्रिभुज ABC वो है, वो त्रिभुज ABC का एक लंब केंद्र है, यहाँ पे लंब केंद्र होगा। और लंब केंद्र कब बनता है, तुम बोलोगे जब शीर्ष से हम लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं किसी साइड पर, और जिस भुजा पर ये मिलती हैं, सॉरी जिस बिंदु पर ये मिलती हैं, तो वो क्या होता है हमारा लंब केंद्र, यानी कि वो इसका क्या है लंब केंद्र होता है। एंगल BOC की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी, 80 डिग्री। और मुझे पता है कि अगर BOC 80 डिग्री है यानी कि ये लंब केंद्र का एंगल है, तो मैंने पढ़ा है कि अगर यानी शीर्ष से डाले गए यानी भुजा पर डाला गया लंब जिस बिंदु पर ये तीनों को प्रतिच्छेद करते हैं उसे लंब केंद्र बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल BOC बराबर होता है तुम्हारा, BOC बराबर होता है 180 माइनस एंगल A, ठीक है। BOC की वैल्यू कितनी दे रखी है, तुम बोलोगे सर BOC बराबर दे रखा है 80 डिग्री, 180 माइनस A, एंगल A निकाल सकता हूँ, तो तुम बोलोगे सर एंगल A कितना होगा 100 होगा। अब मुझे बताओ एंगल A मुझे पता चल गया, मैं इसे A B और C कंसीडर कर लूँ, तो एंगल मेरा अगर 100 डिग्री है यानी कि मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो कैसा एंगल होगा, वो त्रिभुज होगा। तुम बोलोगे सर अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और यही इस सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट सवाल इस क्लास का, उसके बाद चीज़ों को ख़त्म करेंगे और इसी उत्साह और उमंग के साथ पढ़ते रहेंगे। डेली आप मॉक टेस्ट में लगे रहिए और 23 तारीख यानी 23 दिन में हम 23 मॉक टेस्ट कर लेंगे और सारे सवाल वहीं से आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है, तो देख लेते हैं इसे भी, ये क्या सवाल कहने वाला है। तो सवाल बहुत ईजी है और खूबसूरत भी है। ये कह रहा है कि घनाभ के 3 आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल 59 वर्ग सेंटीमीटर, 59 वर्ग सेंटीमीटर और 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन बताइए। घनाभ का आयतन मैंने पढ़ा है कि V बराबर होता है, यानी 3 आसन्न है, ठीक है, तो इसका क्यूब का बॉल निकालेंगे तो √ में LBH, ठीक है, LBH होता है अंडर रूट में से 3 आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल देखा है, इसलिए डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया। तो V बराबर होगा तुम्हारा 59 इंटू 59 इंटू 4, तो ये 59 बाहर आ जाएगा, यहाँ इसका रूट लूँगा मैं, तो यानी कि 59 गुणा 2, तो 2 ने 18 के 8, 2 15 और 11 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये इस सवाल का आंसर है 118, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और आपको ये बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ डेली हम एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो हर दिन आप 6 बजे मिलते रहिए, कॉपी पेन उठा के रेडी रहिए, और कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ हम ट्रिक भी जानेंगे, तरीके भी जानेंगे, सारी चीज़ पढ़ेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप डाउट को पोस्ट कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं वैसे भी आपको बहुत सारे डाउट बच्चों को क्लियर करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।